हेलो एवरीवन, कुकैटा क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम लेकर के आए हैं EBS यानी पर्यावरण अध्ययन के क्लास नंबर 4। और इससे पहले हम 3 क्लासें करा चुके हैं। तो हमारी जो वीडियो आप देखेंगे वो हम सुबह को 6:30 बजे अपलोड कर देते हैं। तो आप सुबह को 6:30 बजे के बाद कभी भी देख सकते हैं। तो आज हम इसकी क्लास नंबर 4 करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला, BOD5 क्या है। क्वेश्चन नंबर पहला है हमारा BOD5 क्या है। ऑप्शन ए है हमारा बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन 5 आवर्स। दूसरा ऑप्शन है हमारा बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन 5 डेज। तीसरा ऑप्शन है हमारा बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन 5 मंथ्स। और चौथा ऑप्शन है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन 5 मिनट्स। तो हमारा क्या इसमें से सही हो सकता है। तो थोड़ा पहले इनके बारे में बात कर लेते हैं। ये होता क्या है BOD, ये एक मापन है। मतलब ये एक मापन है जिससे जल या वायु में ऑक्सीजन की मात्रा को मापा जाता है। मतलब ऐसा मापन जिसके द्वारा जल और वायु में ऑक्सीजन की मात्रा को मापा जाता है। और ये जैविक ऑक्सीजन के भाग की इकाई है। मतलब जो हमारी जैविक ऑक्सीजन है उसकी ये इकाई है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो हमारा उत्तर होगा वो ऑप्शन बी सही होगा, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन 5 डेज। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो उत्तर होगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, हरित गृह प्रभाव के द्वारा पृथ्वी पर कौन सा रेडिएशन होता है। मतलब जो हरित गृह है उसके द्वारा पृथ्वी पर कौन सा प्रभाव होता है। ऑप्शन ये है UV रेडिएशन यानी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। और ऑप्शन बी है गामा रेडिएशन। ऑप्शन सी है एक्स किरण रेडिएशन। और ऑप्शन डी है इंफ्रारेड रेडिएशन। तो जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है ये भी अधिकतर खतरनाक रेडिएशन ही है, गामा का भी, एक्स किरणें भी। तो पहले इनके बारे में जान लेते हैं कि इनसे होता क्या क्या है। जो हरित गृह होता है हमारा, हरित गृह प्रभाव के कारण सूर्य की किरणें वायुमंडलीय परत को पार नहीं कर पाती हैं। कहने का मतलब यह है जो सूर्य की किरणें इस प्रभाव के कारण जो हमारी वायुमंडलीय परत होती है उसे पार नहीं कर पाती हैं और ये किरणें पुनः पृथ्वी पर आ जाती हैं। मतलब जब परत पार ही नहीं कर पाएंगी तो वो वापस उसी दिशा में आ जाती हैं। और जो अवरक्त किरणें होती हैं ये उनकी तरह व्यवहार करती हैं। जो हमारी अवरक्त किरणें होती हैं उनकी तरह ये व्यवहार करती हैं। और इसी कारण पृथ्वी पर इंफ्रारेड रेडिएशन में वृद्धि हो जाती है। मतलब जो हमारा इंफ्रारेड है उसमें वृद्धि हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो सही उत्तर होगा वो हमारा ऑप्शन डी इंफ्रारेड सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर होगा ऑप्शन डी। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 3, लंदन धूम्र पाया जाता है। मतलब ये क्या होता है, लंदन धूम्र होता क्या है ये और होता कब है। ग्रीष्म काल में दिन में, मतलब जो हमारे गर्मी के दिन है, मतलब गर्मी का जो समय है उसमें या दिन में। ऑप्शन बी है ग्रीष्म काल में या सुबह के समय। और ऑप्शन सी है शीतकाल में या दिन के समय। ऑप्शन डी है हमारा शीतकाल में सुबह के समय। तो ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। अब ये होता क्या है, शीतकालीन मौसम में सुबह कोहरे जैसा दिखने वाला, मतलब ये जो लंदन धूम्र है ये शीतकालीन मौसम में सुबह कोहरे जैसा दिखने वाला वायु प्रदूषण की स्थिति लंदन में उत्पन्न हुई थी। मतलब जो लंदन है वहां ये ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई थी। और इसको हम क्या कहेंगे, लंदन धूम नाम से संबोधित किया गया था। तो सबसे पहले इस स्थिति को लंदन में देखा गया
और ये वहां उत्पन्न हुई। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 3 का, वो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, यानी शीतकाल में सुबह के समय ये लंदन धुंध पाया जाता है। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण और वन मंत्रालय को कब ये आदेश दिया कि ताजमहल के क्षेत्र में हरित क्षेत्र विकसित किए जाएं? मतलब जो हमारा ताजमहल है उसकी रक्षा करने के लिए उसके आसपास हरित क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कब कहा था, यह हमें देखना है। तो ऑप्शन ये मतलब ऑप्शन पहला हमारा 2004 में कहा था, 1994, 1984 या इनमें से कोई नहीं। तो पहले एक एक करके जान लेते हैं सबके बारे में। 2004, तो 2004 को भूकंप आया था। ये एक भूकंप की घटना हुई थी 2004 में। तो ये मैंने बताया आपको, क्योंकि हम एक एक पॉइंट के बारे में जान लेते हैं पहले। अब बात करें 1994 को, 1994 क्या हुआ था? 1994 ईस्वी में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को ताजमहल के आसपास हरित क्षेत्र विकसित करने का निर्देश दिया गया था। और बात करें 1984 की, तो 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई थी, जो हमारी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। उनकी 31 अक्टूबर 1984 को हत्या कर दी गई थी। अच्छा, ये 1994 के बारे में एक बार फिर बताते हैं। जो ताजमहल के आसपास का क्षेत्र है, तो औद्योगिकीकरण के कारण, मतलब जो उद्योग लग रहे हैं वहां, उनसे क्या होता है, वायु प्रदूषण तथा अम्ल वर्षा से ताजमहल पर धब्बा पड़ने लगा था और विपरीत प्रभाव पड़ने लगा। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया था कि इसके आसपास का जो क्षेत्र है वहां हरे पौधे लगाए जाएं और जो ताजमहल के धब्बे लग रहे हैं, अम्ल वर्षा है, उससे थोड़ा इसका बचाव किया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने 1994 में ये कहा था। तो हमारा इसका क्वेश्चन नंबर 4 का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। अब बात करें ग्रीन हाउस प्रभाव सर्वप्रथम पहचाना गया था, मतलब कहां पहचाना गया था? तो ऑप्शन ए है हमारा जीन बेप्टिस्ट ग्रीनवुड, ऑप्शन बी जीन बेप्टिस्ट फ्यूरियर, ऑप्शन सी जीन बेप्टिस्ट ग्रीन हाउस, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जीन बेप्टिस्ट वर्तमान में इन गैसों की श्रेणी में कार्बन डाइऑक्साइड और N2 नाइट्रस ऑक्साइड और CH4 यानी कि मेथेन और हमारा CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये गैसें आती हैं। तो इनकी अधिकता से पृथ्वी के ताप में वृद्धि हो जाती है, जिसके कारण ग्रीन हाउस प्रभाव जो है हो जाता है। और इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा हमारा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, जीन बेप्टिस्ट फ्यूरियर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट अमेरिका में कब स्थापित किया गया था? मतलब एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट अमेरिका में कब स्थापित किया गया? तो 1967 को, 1969 को, 1971 को या 1973 को? तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। अब इसके ऑप्शन हमने बता दिए हैं, तो इनके एक एक करके इनके बारे में हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं 1967 की। 19 फरवरी 1967 को भारत में चौथी लोकसभा आम चुनाव हुए थे। मतलब ये उस समय चौथी लोकसभा के चुनाव हुए थे। और बात करें 1971 की, तो 16 दिसंबर 1971 को भारत ने पाकिस्तान पर विजय प्राप्त की थी युद्ध में। इसीलिए इसे विजय दिवस के रूप में भी हम मनाते हैं। और बात करें
1973 की। तो 1973 को अरुणाचल प्रदेश की नई राजधानी ईटानगर बनाई गई और इसी दिन जो हमारे अभिनेता हैं राम कपूर का जन्म हुआ था और इसी दिन पहली अंतरराष्ट्रीय डाक टिकट प्रदर्शन नई दिल्ली में शुरू की गई और इसी दिन यानी 1973 को प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई, यानी बाघों की रक्षा के लिए एक योजना या संस्था बनाई गई थी। अब हमारा ऑप्शन बचा 1969। तो 1969 को अमेरिका में एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट स्थापित किया गया था। तो इस क्वेश्चन का उत्तर होगा हमारा ऑप्शन बी, यानी 1969 इसका सही उत्तर होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है? नाइट्रोजन, मेथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। इन चारों में से कौन सी गैस हो सकती है ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी? तो बात कर लेते हैं इनके बारे में। यह एक प्राथमिक हरित गैस है जो मानवीय क्रियाओं द्वारा उत्सर्जित होती है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा उत्तर होगा ऑप्शन सी, यानी कार्बन डाइऑक्साइड इसका सही उत्तर होगा। ये ग्लोबल वार्मिंग के लिए ये जो गैस है हमारी कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ये सबसे ज्यादा उत्तरदायी है। तो अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से कौन से ईंधन से सबसे कम पर्यावरण प्रदूषण होता है? मतलब ऐसा कौन सा ईंधन है जिससे पर्यावरण प्रदूषण बहुत ना के समान होता है? डीजल, केरोसिन, हाइड्रोजन, कोयला। तो देखिए डीजल से भी बहुत ज्यादा हमारा प्रदूषण होता है, पर्यावरण प्रदूषण, और केरोसिन से भी बहुत ज्यादा होता है और कोयला से तो बहुत ही ज्यादा होता है, क्योंकि ये कोयले से जब कोयला जलता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि बहुत विषैली गैस, खतरनाक गैस होती है, वो निकलती है। अच्छा इनके बारे में और बात करते हैं। हाँ, और अब बचा हमारा ऑप्शन सी यानी हाइड्रोजन। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, हाइड्रोजन। तो थोड़ा हाइड्रोजन के बारे में बता देते हैं। ये एक अच्छा और प्रभावी माध्यम है। इसका व्यापक उपयोग जीवाश्म ईंधन के रूप में किया जा रहा है तथा भारत सरकार द्वारा इसके रोड मैप तैयार करने के लिए राष्ट्रीय एच बोर्ड का गठन किया गया। एच का मतलब है हाइड्रोजन बोर्ड का गठन किया गया। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब आता है क्वेश्चन नंबर 9। फसलों पर DDT का छिड़काव किस प्रकार का प्रदूषण उत्पन्न करता है? वायु तथा मृदा, फसल तथा वायु, मृदा तथा जल, वायु तथा जल। कौन सा हो सकता है इनमें से? तो ये क्या होता है, DDT एक क्लोरीन युक्त कार्बनिक कीटनाशी है जो गंधहीन, स्वादहीन, सफेद क्रिस्टलीय ठोस है। ये जल में अम्लीय है लेकिन कार्बनिक विलायकों में विलेय है। DDT का पर्यावरण पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। मतलब अगर हम इसका छिड़काव करेंगे DDT का जो हमारी फसल है तो इसका अपोजिट प्रभाव पड़ता है और ये कार्बनिक विलायकों में विलेय होता है, जल में अम्लीय है, यानी अघुलनशील है, जल में नहीं घुलता है। तो इस क्वेश्चन का जो उत्तर होगा हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, मृदा और जल। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से किस ग्रीन हाउस गैस में सर्वाधिक ऊष्मा रोधी क्षमता होती है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मेथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड। इनमें से कौन सी हो सकती है? तो इनके बारे में बात कर लेते हैं। तो ये सबसे हानिकारक ग्रीन हाउस गैस हैं जो CO2 से 1000 गुना ज्यादा हानिकारक है। मतलब वो जो गैस है
जो ऊष्मारोधी क्षमता रखती है वो हमारा इसका इन चारों ऑप्शन में हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यानी ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। अब आता है क्वेश्चन नंबर 11, वायु प्रदूषण सूचक के रूप में निम्नलिखित में से कौन काम आता है। मतलब जो वायु प्रदूषण सूचक है इनमें से कौन काम आता है। शैवाल, फफूंद, विषाणु, लाइकेन, इनमें से कौन सा काम आता है। तो वायु प्रदूषक सूचक वे होते हैं जो प्रदूषण की उपस्थिति में अपनी नैसर्गिकता खो देते हैं। कहने का मतलब यह है वायु प्रदूषण में सूचक ऐसे पदार्थ होते हैं जो उनकी उपस्थिति में अपना अस्तित्व खो देते हैं, जो अम्लीय वर्षा के कारण नष्ट होने लगता है। मतलब ये अम्लीय वर्षा से नष्ट हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो उत्तर होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 11 का वो ऑप्शन डी हो जाएगा, लाइकेन इसका सही उत्तर होगा। अब आता है स्मोग किसका संयोजन है। स्मोग, स्मोग तो वैसा कह सकते हैं कि एक तरह से धूम्रपान, लेकिन धूम्रपान नहीं है ये। तो इसका ऑप्शन है हवा और जलवाष्प, पानी और धुआं, आग और पानी, धुआं और कोहरा। ये चार ऑप्शन दे रखे हैं इसके, तो इनके बारे में बात कर लेते हैं। जब हमारी जो गाड़ियां हैं, गाड़ियां और औद्योगिक कारखाने, तो गाड़ियां चलेंगी तब भी उनमें से विषैले पदार्थ निकलते हैं उनके धुएं से, और जो कारखाने चलते हैं तो उनके धुएं से विषैले पदार्थ निकलते हैं। तो जो उत्सर्जित होता है उनसे धुआं या विषैले पदार्थ, तो उनकी जो गंध बचती है या राख वगैरह अन्य हानिकारक जो रसायन जब हमारे वायुमंडल में फैलते हैं तो कोहरे के साथ मिश्रित हो जाती है। जो हमारा कोहरा होता है उसके साथ मिश्रित हो जाते हैं, तब उनसे एक धूम कोहरे का निर्माण होता है। उनसे क्या होता है, एक धूम कोहरे का निर्माण होता है। और सर्वप्रथम इसका प्रयोग करने का श्रेय हेनरी अंतोनी देवास को जाता है। मतलब सबसे पहले इसका जो प्रयोग किया था वो हेनरी अंतोनी देवास को जाता है, उन्होंने किया था। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, धुआं और कोहरा। मतलब जो कारखाने और हमारे गाड़ियों से जो निकलता है पदार्थ, बचा हुआ राख वगैरह गंध, वो कोहरे के साथ मिश्रित हो जाता है, उसे धूम कहते हैं, धूम कोहरा। तो इसका ऑप्शन जो होगा सही हमारा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, एलपीजी के संदर्भ में क्या सत्य नहीं है। ये एक स्वच्छ ईंधन है, ये उच्च ऊष्मीयमान का है, ये नीले ज्वाला से जलने वाला है, ये मेथेन उत्सर्जन करने वाला है। मतलब इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही हो सकता है। तो बात करते हैं। तो ये होती क्या है मेथेन, ये एक प्राकृतिक गैस है और ये प्रोपेन तथा ब्यूटेन हाइड्रोकार्बनों का मिश्रण होता है। मतलब जो हमारी एलपीजी गैस है वो प्रोपेन और ब्यूटेन के जो हाइड्रोकार्बन होते हैं उनका मिश्रण होता है। और इन्हें द्रवित रूप में, इन्हें मतलब द्रव के लिक्विड के रूप में करके हम जो घर में इस्तेमाल करने वाले घरेलू सिलेंडर होते हैं उनमें हम इसका इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि खाना बनता है। और ये उच्चतम ऊष्मीयमान रखता है और नीली ज्वाला के साथ ये जलता है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन डी, ये मेथेन उत्सर्जन करने वाला है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 14, ये दिया है सीएनजी का संक्षिप्त रूप क्या है। सीएनजी का संक्षिप्त रूप क्या है, मतलब छोटा रूप क्या है। क्लीन नेचुरल गैस का, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का, कार्बोनाइल्ड नेचुरल गैस का, या कार्ब्यूरेटर नेचुरल गैस का। तो इसका प्रयोग हम वाहनों में करते हैं। सीएनजी जो होती है हमारी सीएनजी गैस, इसका प्रयोग हम वाहनों में ईंधन के रूप में करते हैं। इससे वायु में प्रदूषण नहीं होता है। इस गैस से वायु में जो होता है हमारा प्रदूषण बिल्कुल नहीं होता है। और 200 से 250 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर तक दबाया जाता है। और इसमें सर्वाधिक मात्रा में मेथेन गैस पाई जाती है। और हम इस पर इतना दबाव इसलिए लगाते हैं ताकि ये लिक्विड रूप में परिवर्तित हो जाए। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो सही उत्तर होगा हमारा
वो ऑप्शन बी होगा, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। अब आता है क्वेश्चन नंबर 15। भारत में प्रथम बायोगैस संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ? मतलब भारत में जो पहला बायोगैस संयंत्र स्थापित किया गया था वो कहाँ किया गया था? पिलानी में, जयपुर में, आगरा में या दिल्ली में? तो बात कर लेते हैं कि इनके बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं जयपुर की। जयपुर क्या है? जयपुर जो हमारा राजस्थान राज्य है, तो जयपुर राजस्थान राज्य की राजधानी है और जयपुर को पिंक सिटी या गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है, जहाँ के राजा सवाई मानसिंह थे। और यहाँ बहुत सारी चीज़ें देखने के लायक है, मतलब यहाँ बहुत सारे टूरिस्ट हर वर्ष देखने जाते हैं। जयपुर वगैरह है, राजस्थान के जो और जो ज़िले हैं जैसे बाड़मेर हो गया या अजमेर हो गया, ये सब वहीं के राजस्थान राज्य के ज़िला हैं। तो अब बात करें आगरा की। आगरा में क्या है? हमारा दुनिया के 7 अजूबों में से एक अजूबा है जिसका नाम है ताजमहल, जो कि प्यार का प्रतीक है। और अब बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली जो है हमारे भारत की राजधानी है और बहुत सारी चीज़ें जैसे लाल किला है वो भी हमारा दिल्ली में है। तो अब हमारा बचा पिलानी। तो भारत का जो प्रथम बायोगैस संयंत्र लगाया गया था वो पिलानी में लगाया गया था सन 1962 में, जो कि राजस्थान में पड़ता है पिलानी। तो इसका ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर हमारा 16। निम्न में से कौन सा पदार्थ बायोगैस संयंत्र में प्रयोग नहीं होता? मतलब इनमें से कौन सा प्रयोग नहीं होता है? पशुमल, पशु का जो मल होता है वो या खनिज तेल, जैव कचरा, मानव मल? तो देखिए इनमें से पशु का जो मल होता है, मतलब पशु की लैट्रिन, वो भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं बायोगैस संयंत्र में। खनिज तेल नहीं हो सकता है। देखते हैं और अगले ऑप्शन। जैव कचरा का इस्तेमाल हम कर सकते हैं बायोगैस संयंत्र में। और मानव मल, इन पशु मल और जैव कचरा, मानव मल, इन तीनों का हम बायोगैस संयंत्र में प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन खनिज तेल का हम प्रयोग नहीं कर सकते। तो इसमें नहीं पूछ रहा है, निगेटिव पूछ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही उत्तर हो जाएगा खनिज तेल, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 17। ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है, मतलब नवीकरण स्रोत पता करना है हमें कौन सा है इनमें से? कोयला, पेट्रोलियम, पौधे या यूरेनियम? तो ऐसे स्रोत जिनका प्राकृतिक रूप से पुनर्स्थापना होता रहता है, नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत कहलाते हैं। तो इसका मतलब यह है कि जिसका इस्तेमाल हम एक बार कर लें फिर उसको दोबारा भी उसी तरह से हो जाए प्रयोग। तो जैसे हमारे इसमें सौर ऊर्जा का हम कर सकते हैं पुनर्स्थापन, गोबर गैस का कर सकते हैं पुनर्स्थापन, हम जल वायु का कर सकते हैं पुनर्स्थापन। तो हमारा इसका जो क्वेश्चन नंबर 17 का जो उत्तर होगा वो सही उत्तर हो जाएगा हमारा सी, ऑप्शन सी, यानी पौधे, इन्हें हम पुनर्स्थापना करके ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत बना सकते हैं। अब आता है क्वेश्चन नंबर 18। राजस्थान के किस जिले में पेट्रोलियम निकाला जाता है? मतलब राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जहां पेट्रोलियम निकलता है? तो ऑप्शन है हमारा बारा, भरतपुर, जोधपुर या बाड़मेर? राजस्थान में मंगला क्षेत्र में केयर्स इंडिया द्वारा पेट्रोलियम पदार्थ की रिफाइनरी लगाई गई। और तो इसका जो उत्तर होगा सही हमारा क्वेश्चन नंबर 18 का, वो ऑप्शन डी हो जाएगा। ये बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट में निकाला जाता है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्न में से कौन ऊर्जा का अक्षय संसाधन नहीं है? अक्षय संसाधन नहीं है। तो ऑप्शन ए सूर्य, पेट्रोलियम, जल, वायु। तो ये अक्षय संसाधन होते क्या हैं उनके बारे में जान लेते हैं। ऐसे संसाधन जिन्हें एक बार प्रयोग करके पुनः प्रयोग में लाया जा सके, मतलब जैसे हमने उनका एक बार प्रयोग कर लिया तो पुनः हम उनका प्रयोग कर सकें।
तो जैसे हमारा बहुत सारे हैं, जैसे वायु हो गया, जल हो गया और हमारा सूर्य हो गया। तो इस क्वेश्चन का जो उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नहीं पूछ रहे हैं ना इसमें, नहीं, हाँ अक्षय संसाधन नहीं है तो निगेटिव वाला करना है हमें। तो सूर्य का हम पुनः प्रयोग कर सकते हैं, जल का भी कर सकते हैं, वायु का भी कर सकते हैं, लेकिन पेट्रोलियम का एक बार प्रयोग करने के बाद हम उसका दोबारा प्रयोग नहीं कर सकते। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो उत्तर होगा हमारा वो पेट्रोलियम सही हो जाएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 20, इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, भूतापीय ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है? जो भूतापीय ऊर्जा है वो किस प्रकार का संसाधन है? पारंपरिक, नवीनीकृत, अपारंपरिक या अनवीनीकृत? ऑप्शन सी है अपारंपरिक नवीनीकृत, ऑप्शन डी है पारंपरिक अनवीनीकृत। तो पृथ्वी के अंदर से निकलने वाला गर्म जल के झरनों से भूतापीय ऊर्जा प्राप्त होती है हमें। मतलब जो पृथ्वी के अंदर जल है, गर्म जल, जो झरने हैं, झरनों से गर्म जल जो होता है उससे भूतापीय ऊर्जा होती है। इसका उपयोग दोबारा भी हो सकता है, मतलब इसका हम उपयोग दोबारा भी कर सकते हैं। इससे प्रदूषण नहीं होता, मतलब इस ऊर्जा से कोई प्रदूषण नहीं होता है। इसका उपयोग खाना बनाने और बिजली बनाने में किया जाता है। मतलब जो भूतापीय ऊर्जा है इसका प्रयोग खाना बना सकते हैं इसका प्रयोग करके, और बिजली भी बना सकते हैं। अच्छा, तो इसके अलावा हम कुछ और जान लेते हैं। जो भूतापीय ऊर्जा है इसका उत्पादन हम कहाँ कहाँ हो रहा है हमारे देश में, किन किन जगहों पर हो रहा है, किन किन राज्यों में हो रहा है, उनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो एक जगह है मणिकर्ण, ये हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है, यहाँ भी भूतापीय ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है। और पूगा घाटी है, ये लद्दाख में पाई जाती है, यहाँ भी इसका उत्पादन हो रहा है। और एक ताता पानी है जो झारखंड में पाई जाती है, झारखंड राज्य में, तो यहाँ भी भूतापीय ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है। और एक खमम है जो कि तेलंगाना में पाया जाता है। तो इन सभी जगहों पे भूतापीय ऊर्जा का उत्पादन किया जा रहा है हमारे भारत में। तो गाइज इस वीडियो को पूरा देखें बिना स्किप किए, और अगर इस वीडियो में आपको कोई भी मिस्टेक दिखाई दे तो हमें कमेंट करके बताएं, ताकि हम अपनी गलतियों को सुधारें और आप लोगों तक बेहतर से बेहतर कंटेंट लेकर आएँ, ताकि आप यूपी टेट परीक्षा में और सीटेट परीक्षा में अपना बेहतर स्कोर कर सकें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।